अभी 30 साल पहले कश्मीर से हिंदुओं को निकाला है इसी मानसिकता ने। जी। मेरे लिए कोई गणतंत्र दिवस, कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं हिंदुओं का। सब छलावा है, सब ढकोसला है। हम हिंदू आज भी गुलाम। कोई मूर्खों का, कोई आत्महंता समाज होगा जो कहेगा कि ये आदमी जिसने हमारे पूर्वजों को मारा वो हमारे लिए महान है। एब्सोल्युटली। मैं कहता हूं डूब के मर जाओ तुम सबके सब जो इनकी पिक्चरें देखते हो, तुम जो इस पिक्चरें बनाते हो। धिक्कार है तुम्हारे माँ बाप पर, धिक्कार है तुम्हारे जन्म पर, और धिक्कार है तुम्हारे मनुष्य अस्तित्व पर। तुमसे तो एक कुत्ता जो होता है उसके अंदर। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू द राव्या सारदा शो। आज हमारे साथ एक निडर लेखक मौजूद है जिनके साथ हम बात करेंगे चित्तौड़ पर अकबर की बर्बरता के बारे में। वही अकबर जिन्हें हम द ग्रेट अकबर के नाम से जानते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक्स में उनके बारे में लिखा हुआ है महान करके, और कई सारी बॉलीवुड की पिक्चरें भी बनी है। लेकिन क्या सच में अकबर द ग्रेट था, या एक कामुक हत्यारा था जिसने 30,000 हिंदुओं की चित्तौड़ में हत्या कर दी? आज हम बात करेंगे विद नन अदर देन ओमेंद्र रत्नू जी से। डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, ये काफी कम लोग जानते हैं कि वो एक ईएनटी सर्जन भी है, और उनकी किताब द महाराणाज जो है, जिसने हमारी जो वाइट वॉश्ड हिस्ट्री है उसे चैलेंज किया है, और आपके सामने कई सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं हमारे हिस्ट्री के बारे में। सो प्लीज वेलकम ओमेंद्र जी। ओमेंद्र जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं आनंद में हूं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस आज जिस तरीके से जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारे साथ, बट थैंक यू अगेन। ओमेंद्र जी, आपने जो किताब लिखी है महाराणा प्रताप के बारे में है पुस्तक, और उसे लोगों ने काफी पसंद भी किया, और उसमें आपने अकबर की बर्बरता चित्तौड़ में जो हुई है उसके बारे में आपने लिखा है काफी कुछ। तो मेरा सवाल आज यही है कि बचपन से हमें हमारे टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है कि अकबर द ग्रेट है, महान है, लेकिन आपकी रिसर्च ये कहती है कि वो एक कामुक हत्यारा है। तो ये जो महान वर्ड के पीछे का असली चेहरा है उसके बारे में बताइए। महान वर्ड तो ये इस देश के वामपंथी लुच्चों, लफंगों ने बनाया है, और मेरा ये दृढ़ मानना है, जिसको मैं अपनी पुस्तक में भी लिख चुका हूं, कि इस देश को जो पश्चिम से हत्यारे आए थे वो इस्लामाइज करना चाहते थे जी। उनका एजेंडा था। वो तो ओपन एजेंडा है। कोई अंधा ही होगा या मूर्ख होगा अगर उसको कोई और एजेंडा दिखाई देता है यहाँ पर। जी। वो जब हमारे पूर्वजों ने इतना सबल उनका प्रतिकार किया तलवार से, कि मेरे ख्याल से पूरे मानव इतिहास में ये 1300 वर्षों के कालखंड में, विशेषकर 1000 वर्ष का जो कालखंड है, इसलिए मेरी बुक का टाइटल भी है अ 1000 ईयर वॉर फॉर धर्म, हमारे विशेषकर राजपूत पूर्वजों ने, लेकिन सभी ने, जाटों ने, यादवों ने, गुजरों ने, इवन ब्राह्मणों ने, जो ब्राह्मण राजा दाहिर थे, सारस्वत ब्राह्मण थे, वो समस्त अलग अलग, वाल्मीकि समाज ने, खटीक समाज ने जिस तरह हथियारबंद अपने आप को प्रोटेक्ट किया है इन राक्षसों से, इन मलेच्छों से, वो अपने आप में एक इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। वो अपने आप में एक इतनी विलक्षण गाथा है कि 1 दर्जन मूवीज भी उस पर बनाई जाए तो कम पड़ेंगी। लेकिन जो काम ये मलेच्छ तलवार से नहीं कर पाए, हमारे पूर्वजों ने नहीं करने दिया, इनको जूते मारकर यहां से भगाया जी। वो काम हमारे इस देश की तथाकथित हिंदू इंटेलिजेंशिया, हिंदू बुद्धिजीवी, हिंदू विचारक, हिंदू इतिहास का, ये रोमिला थापरे, ये इरफान हबीबे, जो यहाँ बैठे हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटियों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स बन बन के उस पर काबिज हैं, इन घटिया लोगों को कुछ पैसे का प्रलोभन देकर, कुछ सत्ता का प्रलोभन देकर, और न जाने क्या क्या प्रपंच रचे होंगे। आप समझदार महिलाएं, आप जानती हैं सब ये खेल कैसे खेला जाता है। तो जो काम ये लोग तलवार से नहीं कर पाए, वो काम इन्होंने इस देश की कलम खरीद कर इस देश को इस्लामाइज करने का जो प्रपंच है, वो उसका हिस्सा है कि अकबर को महान बनाकर दिखाया जाए। डॉक्टर साहब, आपने ना हत्यारा नहीं, कामुक हत्यारा कहा है।
ऐसे में क्यों? तो कौन सी बड़ी बात है। आप अब आगरा के किला पे जी। जाइए, वहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद जी। मेरे को पुरानी बात है, मैं तो कभी जाता नहीं हूँ इनके बनाए हुए इन इमारतों में। दुर्गंध आती है मुझे, और मेरे पूर्वजों की चीत्कारें सुनाई देती हैं। मुझे मेरे पूर्वजों के कटे हुए सिरों के अलावा वहां कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे कोई कोई मुगल बाग और मुगल गार्डन और लाल किला और ये मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। मैं क्या करूं, मेरी तो दृष्टि में ये वो बस रच बस गया है वो अपमान, और वो प्रतिशोध में अंदर में जलता रहता हूँ। जी। कामुक इसलिए कहा है कि उस बोर्ड के ऊपर उस वक्त लिखा था कि कुछ 700 750 इसकी कुछ रानियां थी। मैं सोचूं 750 रानियां, मतलब कि साल में एक बार नंबर नहीं आता होगा ना किसी का। जी। यानी अगर वो रोज रात को भी एक सहवास करता होगा अपनी किसी एक रानी के साथ, तो 2 साल बाद उसका नंबर आता था। ये कैसे लोग हैं? मतलब खुद ही अपने मुंह से बता रहे हैं कि हम इस तरह के लोग हैं। ये तो पशु भी नहीं करता भाई। इवन एनिमल्स हैव अ मोर हेल्दियर वे ऑफ लाइफ। ये कोई जीवन की पद्धति है क्या? फिर इनके मीना बाजार, जहां पर ये अकेले पुरुष होता था और वहां पर स्त्रियों के मेले लगा करते थे और स्त्रियों को अपनी मर्जी से उठाया करता था। फिर कामुक इसलिए क्योंकि इसने जो हमारे राजस्थान के अंदर किया कि भाई तुम्हें मुझे तुम्हारी स्त्रियां विवाह दोगे, तो हम तो राजपूतों ने बड़ी चालाकी करी, इसको दासियां दे दी। इसको कोई पोर्चुगीज दासी थी, जो कोई जोधाबाई नाम की कोई बंदी नहीं थी, कोई बकवास है, वो झूठ है। कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता जोधाबाई का, कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं है। एक पोर्चुगीज दासी थी हरकाबाई करके, उसको दिया था। हालांकि वो देना भी अपमानजनक है, लेकिन परिस्थितिवश शायद राजपूतों को करना पड़ा। और कम से कम उन्होंने जयपुर का और जोधपुर का इस्लामाइजेशन तो रोका। करेक्ट। आज अगर हम हिंदू हैं तो हमारे पूर्वजों के उस तपस्या और उस त्याग और उस समझ के कारण है। तो कामुकता इस व्यक्ति की चरित्र में थी, और कामुकता से मुझे कोई समस्या नहीं है। मनुष्य मूलतः स्वाभाविक कामुक होता है, लेकिन कामुकता को आप अगर एक टूल बना रहे हैं, कामुकता का कमोडिफिकेशन आप कर रहे हैं, और इतनी अत्यधिक कामुकता, जी, तो फिर आप कामुक हत्यारे हैं। इसका जो प्रोफेसर के.एस. लाल का वर्णन है, जब इसने 1568 25 फरवरी के दिन चित्तौड़ के ऊपर जो सीज हुई थी, निरपराध 20,000 हिंदुओं को मारा था। जी। और 30,000 नहीं, 40,000 हिंदू एक दिन में वीरगति को पा गए थे उस दिन। 8,000 कॉम्बेटेंट्स, 10,000 स्त्रियों ने जौहर किया था, 20,000 नॉन कॉम्बेटेंट सिटीजन्स ऑफ चित्तौड़ वर स्लॉटर्ड बाय मिस्टर अकबर एंड हिज आर्मी। इस इंडस्ट्रियल स्केल पर हिंदुओं की हत्या करने वाले को कोई पागल समाज होगा, कोई मूर्खों का, कोई आत्महंता समाज होगा जो कहेगा कि ये आदमी जिसने हमारे पूर्वजों को मारा वो हमारे लिए महान है। Absolutely. मैं कहता हूं डूब के मर जाओ तुम सबके सब जो इसकी पिक्चरें देखते हो, तुम जो इस पिक्चरें बनाते हो। धिक्कार है तुम्हारे माँ बाप पर, धिक्कार है तुम्हारे जन्म पर, और धिक्कार है तुम्हारे मनुष्य अस्तित्व पर। तुमसे तो एक कुत्ता जो होता है उसके अंदर अधिक स्वाभिमान है, वो भी कोने में दे हो तो उसको झपटता है अपने आत्मसम्मान के लिए। तुम कुत्तों से भी गए बीते हो जो इन राक्षसों माँ बाप पर। धिक्कार है तुम्हारे जन्म पर, और धिक्कार है तुम्हारे मनुष्य अस्तित्व पर। तुमसे तो एक कुत्ता जो होता है उसके अंदर अधिक स्वाभिमान है, वो भी कोने में दे हो तो उसको झपटता है अपने आत्मसम्मान के लिए। तुम कुत्तों से भी गए बीते हो जो इन राक्षसों के ऊपर, जो हमारे पूर्वजों के हत्यारों के ऊपर पिक्चरें बनाते हैं। आपने जो अभी एक इंसिडेंट की बात की, उस दिन की बात करी, 1568 का वो दिन, 25 फरवरी, चित्तौड़ के किले में जब 8,000 सैनिक उनके शहीद हो जाते हैं, तो अकबर ने 30,000, जैसे आपने बताया 30,000 नहीं 40,000 अनआर्म्ड हिंदुओं। 8,000 कॉम्बेटेंट थे, आर्म थे। 10,000 स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, वो उनकी राख मिली। करेक्ट। 20,000 अनआर्म्ड सिटीजन्स। तो ये ग्रेटनेस की तो निशानी नहीं है, ये किसी साइकोपैथ का बिहेवियर हो सकता है। भाई मर्डर है, नहीं तो मर्डरर है। नॉन कॉम्बेटेंट्स को कौन मारता है? अलेक्जेंडर को ग्रेट क्यों कहा जाता है? अलेक्जेंडर ने नॉन कॉम्बेटेंट्स को नहीं मारा था जी। हमारे हिंदू राजा जब लड़ते थे आपस में, ऐसा थोड़ी कि हिंदू राजा में लड़ाई नहीं होती थी। महाभारत भी हुई थी ना, किसी स्त्री को मारा गया? नहीं। किसी किसान को मारा गया? किसी मंदिर के पुजारी की हत्या हुई?
ये समाज में कोई व्यवस्था रहेगी या नहीं रहेगी, या अराजकता होगी बिल्कुल। क्योंकि अराजक समाज होगा तो फिर तो फ्री फॉर ऑल है ना, फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन सर ये जो संहार है, नरसंहार, ये 9.5 घंटे तक चला। हाँ 9.5 घंटे तक चला। और इसके पीछे उनका मकसद क्या था? बस मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, जो सामने है उसको मारते जाओ। मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मेंटल साइकोटिक था। 9.5 घंटे, 9.5 घंटे 10 घंटे क्यों? ये नादिर शाह ने जो किया था, ये आपका उसका जिसने 1 लाख हिंदुओं को मारा था, लंगा तैमूर लंगड़ा जो था जी, उसने 1 लाख हिंदुओं का नरसंहार एक दिन में किया था। 1 लाख! उस विचारी, उस पैशाचिक विचारधारा और मानसिकता के साथ आज के हमारे जो 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 हिंदू विचारक हैं वो कहते हैं कि सब इनसे समझौता करेंगे, इनके साथ सह अस्तित्व करेंगे। एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बैठना चाहिए जी। कि भाई आपको पछतावा है, आपने हमारे पूर्वजों को मारा था? वो कहें हाँ हमें पछतावा है। क्या आप वचन देते हैं कि इस व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं होगी? अभी 30 साल पहले कश्मीर से हिंदुओं को निकाला है इसी मानसिकता ने। जी। मेरे लिए कोई गणतंत्र दिवस, कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं हिंदुओं का। सब छलावा है, सब ढकोसला है। हम हिंदू आज भी गुलाम हैं इनके, और ये गुलामी आई है पिछले 70 सालों में। इससे पहले हमारे पूर्वजों ने हमें गुलामी नहीं दी थी, उन्होंने अपने रक्त बहाकर। मैं अभी पाचेटिया मेरे ननिहाल से लौटा हूं राव्या। मैं अवाक रह गया वहां के वो जो छतरियां वहां पर हैं। औरंगजेब से युद्ध किया है। घाणेराव के कुंवर साहब अमर सिंह जी थे, हमारे चारण पूर्वज थे। औरंगजेब ने हमारे जो पूर्वज है दुरसा जी, बाबजी दुरसा आडा जी, उनके मंदिर में किस तरह नाश किया। तो जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राजस्थान की कोई ऐसी गली नहीं है जहां राजपूतों ने अपना खून बहाकर मुसलमानों को शिकस्त और उनको पराजय नहीं दी हो, और अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कोई भी मूल्य चुकाने से, कोई गली ऐसी नहीं है जहां राजपूतों ने अपना खून नहीं बहाया। और इसमें बहुत सुंदर एक रूपक मुझे याद स्मरण आता है। रामधारी सिंह दिनकर एक बार जब राजस्थान आए थे, तो रामधारी सिंह दिनकर जब ट्रेन से उतरे, उस समय हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे, तो वो जब ट्रेन से उतर के खड़े रह गए, ट्रेन चली गई, वो वहीं खड़े हैं जहाँ अपन को, तो लोगों ने कहा आप चलें। उन्होंने कहा कि ये राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि है, डरता हूं अगला कदम किसी वीर की हड्डी या किसी वीरांगना की राख पे न गिर जाए। ये सेंसिटिविटी, ये संवेदना अपने पूर्वजों की। भाई या तो हम क्या है, हम एक एटम है। मैं 1968 में जन्मा हूं, अमुक साल जी करके मर जाऊंगा। या तो हम एक एटम है, कोई कंटिन्यूटी है ही नहीं। तो ठीक है, फिर तो जियो, फिर तो भोग विलास करो, जो स्त्री मिले उसके साथ बलात्कार करो, अपने से कमजोर आदमी को जूते मार के उसका सामान भी लूट लो, या तो ऐसे चलने दो। अगर हम एक समाज है, अगर हमारा एक इतिहास है और जो इतना गौरवशाली है, तो उसके प्रति सेंसिटिविटी तो रखनी पड़ेगी ना। उसके प्रति एक सेंसिबिलिटी, एक समझ तो रखनी पड़ेगी ना कि हम इन विलक्षण लोगों के बच्चे हैं, और यही मूल्य, यही विचार, यही शौर्य हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी वर्टिकली देना है। तभी तो सुरक्षित रहोगे भाई, वरना यही पागलखाना खुल जाएगा, वो जो यूक्रेन रशिया वाला, यही जो गजा में जो हो रहा है, वो यहां क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो है ना हिंदू धर्म में जी। जो इतनी सारी भाषाएं, इतनी विविधताएं, इतने खान पान का। राजस्थान में हर 50 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। आप मेवाड़ के आदमी को कहें कि वो थली की भाषा समझेगा ही नहीं वो, लेकिन राजस्थान एक राज्य है। आप कन्नड़ समझती है, आपको समझ में आएगी तमिल,
लेकिन हम जाकर आज भी आप चेन्नई में जाकर रहना शुरू कर दें, आप बहुत कंफर्टेबली वहां पर रह सकती हैं। मौलिक आपकी जो बोलचाल है और लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो तमिल भाषा में ही बोल रहा हो, वो कम्युनिकेट कर लेगा आपसे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हमने ऐसे समाज को खड़ा किया जिसने कि इस देश के अंदर इस समाज को एक राष्ट्र बनाया, और वो बहुत मूल्य चुका करके बनाया गया है। वो किसी ने जागीर में नहीं मिला था हमको। तो रामधारी सिंह दिनकर जब ये कहते हैं कि डरता हूं मेरा पैर किसी वीरांगना की राख या किसी वीर की हड्डी पे ना गिर जाए, आज के इन राजनेताओं को बरसों से मैं गुहार लगा रहा हूं हमारी सरकार से कि इस देश के जो हिस्ट्री करिकुलम है उसको चेंज करिए। सर, आप तो इतनी बार अमित शाह जी से मिल चुके हैं, उन्होंने आपकी किताब की सराहना भी करी है, उसे अवार्ड्स भी दिए, तो आपकी कभी बात आपने कभी बोला मैंने रखूं तो 10 साल 15 साल खत्म है ना, उसके बाद क्या है? पर आपकी कभी ऐसे बात नहीं? सबसे बात कर चुका हूं मैं, कोई सुनवाई नहीं है कहीं, कोई संज्ञान ही नहीं है। मैंने कहा ना, सेंसिटिविटी, वो संवेदना, वो पीड़ा, वो आंतरिक भाव उन्माद कि वो मेरे पूर्वज थे, मैं जो हूं आज उनके कारण हूं। वो प्रतिभिज्ञा, वो चेतना का स्तर, वो क्या मेरा शौक नजारा, कहां ये दहर कोना, कोई दुनिया नई होती, कोई आलम नया होता। जिन लोगों ने मेरे पूर्वजों के सरों की मीनारें बनाई, मैं अभी किसी मेरे निजी कॉन्वर्सेशन में 5 में बैठा था, वहां वो बोलते हैं, एक भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं कि साहब बहराम खान का चरित्र जो था वो बड़ा निष्ठावान था, और उन्होंने अकबर को कैसे, मैंने कहा उनको बहराम खान का, केंद्र में मिनिस्टर थे वो पहले, बहराम खान का चरित्र उनको याद था, वीर दुर्गादास राठौड़ का चरित्र उनको ध्यान नहीं था, जिसने अजीत सिंह की रक्षा करके उसको जोधपुर का महाराजा बनाया, उसके पिता जसवंत सिंह जी को जो वचन दिया हुआ था। ऐसे लोग हैं हम। तुम्हारे पूर्वजों की सरों की मीनारें बनाने वाली विचारधारा को तुम जगह देते हो, बजाय उसको शत्रु की तरह बोले कि तू है कौन भाई, तू टेबल पे क्या लाता है। मैं इसीलिए गोरों का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि गोरों ने संसार को बहुत कुछ दिया है। आज जिस इंटरनेट के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो कैमरा, ये सब हमने हिंदुओं ने नहीं बनाएंगे, ये क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की देन है, और उसका सम्मान होना चाहिए। आज हमारी जीवन, पैरासिटामोल के बिना पता लग जाएगा सर का दर्द है ना, सारा अध्यात्म जाके नीम के पेड़ पे बैठ जाएगा। पैरासिटामोल की जगह पैरासिटामोल ही काम करती है। तो विज्ञान और जो प्रगति है उसको, उसमें इतना बड़ा योगदान है एक समाज का। तो वो मैं फेयरनेस की बात करता हूं। एक समाज जिसने इस संसार के अंदर विध्वंस, हत्या, बलात्कार, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, उसका ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बैठकर उससे चर्चा होनी चाहिए। पर होगा क्या सर उससे? है होगा क्या उससे? मानेंगे थोड़ी ये? नहीं, बात मानने की नहीं है, बात जानने की है। कोरोना का वायरस माना गया, पर आप कोरोना के वायरस को जान गए, आपने अपनी रक्षा कर ली। हम यह किसी को सोचिए, बात जानने की है। कोरोना का वायरस माना गया, पर आप कोरोना के वायरस को जान गए, आपने अपनी रक्षा कर ली। हम यह किसी को सुधारने थोड़ी निकले भाई, हम यह किसी को सुधारने नहीं निकले हैं। आप हमें, मैं हिंदुओं के लिए हमेशा कहता हूं, हिंदुओं का एक ही बॉटम लाइन है, प्लीज लीव अस अलोन। मैं इस देश के अंदर जो इंडस्ट्रियल स्केल पे ईसाई मिशनरी धर्मांतरण कर रहे हैं, ये जो छंगूरा पकड़ा जाएगा, छंगूरा पकड़ा गया ना वहां पे, छंगूरा, बाबा नहीं है वो, बाबा बहुत सम्मानजनक शब्द है, छंगूरा, उचक्का, चोर, बदबूदार, और उमर गौतम और ऐसे कई जो पकड़े जाते हैं। मैं एक ही बात कहता हूं कि हम तो किसी को कन्वर्ट नहीं करते। यदि भी अब मुझे एक प्रेरणा होने लगी कि हो सकता है हमें घर वापसी करनी चाहिए, घर वापसी, हाँ, हम उस पर अलग चर्चा का विषय है, वो विषयतर हो जाएंगे, लेकिन प्लीज लीव अस अलोन। हम हिंदुओं को हमारे हाल पर छोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये 1000 साल की गुलामी का कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपने आपकी किताब में भी थीसिस दी है,
और हम तो ये सुनते सुनते आए हैं, बड़े हुए हैं कि हम 1000 साल गुलाम थे। तो वो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हम गुलाम थे और क्या ये मानसिकता आज भी है हमारे अंदर गुलामी वाली? यार थक गया हूँ उसके बारे में बोल बोल कर। एक पूरा चैप्टर लिखा है मैंने इस पुस्तक के अंदर। आप चाहे तो अपने जी दर्शकों को पुस्तक दिखा सकती हैं। जी ये पुस्तक आपका जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है, और जी इसलिए नहीं कि मैंने लिखी, मुझ जैसा तुच्छ आदमी ने लिखी, बल्कि इसलिए कि जिन लोगों की गाथा का वर्णन यहाँ हुआ है हम्म वो इतने महान थे कि इस पुस्तक को आपको भगवत गीता और रामायण के बराबर रखना चाहिए। और एक चैप्टर लिखा है मैंने, सहस्त्र वर्षों की हिंदू दास्ता का घृणित झूठ। हम्म अब ये इस देश की इंटेलिजेंसिया जो है, मैं उस पर अचंभा करता हूं कि जो विचारधारा हमारे देश में आई थी और जो गर्दनें काट कर लोगों की अपना धर्म बदलवाया था, मतांतरण कराया था, वो अगर किसी को गुलाम बनाते तो उनको हिंदू क्यों रहने देते? ओके भाई पर्शिया का ईरान बन गया ना 17 साल में। जो पर्शियंस बचे वो भारत में आकर के बचे, यहाँ शरण ली कुछ कुछ हजार में। मेसोपोटामिया का इराक बन गया, सूर्या का सीरिया बन गया, इजिप्ट, ट्यूनीसिया, मध्य पूर्व, आपका पूरा कजाकिस्तान, अजरबैजान, ओके अफगानिस्तान 1000 साल लड़ा। हजार, इस कालखंड में अफगानिस्तान 1000 साल तक हिंदू रहा, लेकिन उसके बाद में ओवरवेल्म हो गया वो। लेकिन हम तो आज भी हिंदू हैं। तो अगर हम गुलाम थे तो हम हिंदू कैसे हैं? भांग भांग पी के इतिहास लिखा गया इस देश का, या उन गुलामों को से इतिहास लिखवाया गया जो अपने आप को गुलाम मानने में कोई लज्जा अनुभव नहीं करते थे। जी मुझे अगर आप गुलाम कहेंगी तो मेरी तो बीइंग रिवोल्ट करेगी। मुझे मृत्यु स्वीकार है। यू कैन हैव माई बॉडी, यू कैन नॉट हैव माई विल। जी मैं इसीलिए कहता हूं कि रेप जो करता है ना कोई आदमी किसी स्त्री का, उसको उसको फांसी लगनी चाहिए, क्योंकि तुम एक स्त्री के विल ले रहे हो। तुम उसे प्रेम करते, तुम उसको चाहते हो, उसका निवेदन करते हो सकता है प्रेम करुणा करके तुम्हें जी प्रेम का वरदान दे देती, लेकिन व्हेन यू फोर्स योरसेल्फ ऑन अ वुमन, यू आर निगेटिंग द वेरी एसेंस ऑफ हिंदू धर्म, विच इज प्रिमाइज्ड ऑन फ्री विल। ये सारी लड़ाई फ्री विल की है मेरे लिए। जी तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि इस तरह के भगवान की पूजा कर? मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूं। चल चल हटा भाग यहां से, मैं नहीं मानता किसी भगवान को। तो अब्राहमिक विचारधारा में तो मेरा मर्डर हो जाएगा। मैं तो आप नहीं कर हद सकते। दर्जे का काफिर हूं, कुफर हूं। काफिर। सनातन हिंदू धर्म में मुझे नास्तिक कहा जाएगा, लेकिन मेरे लिए एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है जिसको नास्तिकवाद कहा जाता है, जी साम्यवाद, हम्म सांख्य मीमांसा की तरह नास्तिकतावाद एक चारों वाक सिद्धांत। ऋषि थे, उसके उसके स्कॉलर थे। यावत जीवन सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके पियो घी पियो। ये जीवन की विचारधारा है, इंडल्जेंट। जी ओशो ने बहुत कुछ बोला है, इंडल्ज करो। ये जीवन मिला है तो इंडल्ज भी करो। तो इंडल्जेंस का अपना एक, हमारे ऋषि भी कहते थे भोग के बाद योग होगा। तो भोग हमारे हिंदुओं के लिए कोई अलग वस्तु नहीं है, कोई 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 पाप नहीं माना गया उसको। ये तो सब ये पंडा टाइप मेंटेलिटी और जो ये इब्राहिमिक थॉट्स का जो सम्मिश्रण हुआ, तब ये पाप और पुण्य की ये जो एकदम जैसे कहते हैं बाइनरी, हाँ, वो लाइन वो आई है। पाप और पुण्य था ही नहीं हिंदू धर्म में कुछ। भगवान कृष्ण कहीं पाप की बात करते हैं क्या? हाँ करते हैं, अहंतम पाप सर्वे वो, मतलब, लेकिन वो पासिंग रेफरेंस है। भगवान कृष्ण की स्वर्ग की बातें करते हैं क्या? बहुत पासिंग सी। होल एम्फेसिस इज ऑन कर्म। द एंटायर गीता इज प्रिमाइज्ड ऑन कर्म। करो। तो जिस समाज को भगवान कृष्ण की चेतना से पोषण मिला हो, उस समाज को आप गुलाम नहीं बना सकते। और मैं आज इस
मैं हर पोडियम से कहता हूं, मैं इस देश, इस पूरी दुनिया के मुसलमानों, ईसाइयों को और उन विचारधाराओं को, वामपंथियों को, सबको मैं खुला कह देता हूं, हम हिंदू मरते मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे। जी। ये नॉन नेगोशिएबल है। अब तो बहुत लोग जुड़ गए मेरे साथ में। एक समय था राविया, जब 2013-14 में मैं अकेला के निकला था, तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे फाइट करोगे? मैंने कहा मैं अकेला खड़ा रहूंगा। मेरा शरीर ले सकते हैं, बींद दो उसको तुम। शरीर तो मरण धर्मा है ना, कल टीबी के कीटाणु खाएंगे, कैंसर के कीटाणु खाएंगे इस शरीर को, तो तीर खा जाएगा, भाला खा जाएगा, क्या अंतर पड़ता है? लेकिन मेरा स्वीकार तुम्हें नहीं मिलेगा। और उस इनकार में ही बीज है विद्रोह का। तो प्रताप को क्या, किस बात की पूजा होती है? क्योंकि बहुत सुंदर थे, बहुत शक्ल अच्छी थी, 6.5 फुट के थे, तो मेरी बला से प्रताप का को पूजनी क्या चीज बनाती है? उनका इनकार। मैंने इसमें लिखा था, माने नहीं वो, है माने नहीं वो। व्हाट नॉनसेंस। तेरी तेरी दास्ता क्यों स्वीकार करूं भाई मैं? वरना वरना करते अय्याशी, शराबे पीते, स्त्रियां भोगते, टैक्स लगाते गरीब मेवाड़ की जनता पर, खून पीते उनका, और गेंडे मोटे चमड़ी के हो जाते, जैसे ये गेंडे होते हैं सब ना। अरावली की वो भीषण गर्मी, वो अनफॉरगिविंग मॉनसून्स, और वो एक्सट्रीम कोल्ड फॉर ईयर्स, बंदे ने उसको झेला। लेकिन स्वतंत्रता पर संपर्कों में नहीं करेंगे। तो हम तो वो सब फिरे लोगों की संतानें हैं भाई जी। सर ये आप तो क्या बीच में ये जो संक्रमण हुआ है 70-80 साल में, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस, ये कोई इंडिपेंडेंट हिंदू तो आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है। हम तो आज भी अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पुष्पेंद्र कुलशेखर, संजय दीक्षित, नीरज अत्री, भाऊ तोरस्कर, अच्छे अच्छे लोग कुछ बोल रहे हैं, तो अब समाज जागृत होने लगा। जी जी। वरना हमारी तो कैपिटल ही क्या है भाई? मुझे से आदमी को आज समाज, आप क्या किस लिए बुलाया है मुझे? कोई मेरी थोबड़े पे थोड़े बुलाया आपने। ठीक है, पुस्तक लिखी और आप मेरे विचार से प्रभावित हो, इसलिए आपने कहा कि नहीं, ये विचार, उमेंद्र रत्न के विचार समाज तक जाने चाहिए। तो विचार की ये उसकी ऊर्जा है, ये उसका बल है विचार का। एब्सोल्युटली। सर मैं जानती हूँ आप कई सारे शोज पे जा चुके हैं, आपने कई बार बोला है, आपने जौहर के बारे में बात की है ना? जो आप अभी बता रहे थे मुझे कि यू कैन हैव माई बॉडी बट यू कैन नॉट हैव माई विल। लेकिन हमारी जो राजपूतनियां हैं, इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर, यू कैन नॉट हैव माई बॉडी, यू कैन नॉट हैव माई विल ऑल्सो। उन्होंने अग्नि स्नान स्वीकार किया, उन्होंने जौहर स्वीकार किया, लेकिन दासी बनना स्वीकार नहीं किया। तो क्या बर्बरता थी ऐसी, मतलब अकबर की, अगर आप एक्सप्लेन करें। अरे भाई, आपने बताया चीज है ना, लेकिन खौफ नो भी नो नो किसी नो कहते हैं खौफ सर। ऑफ जिंदा, फिर नेक्रोफिलिया, सेक्स विद डेड बॉडीज, ये जो प्रिंसिपल है आप गूगल कर लें। जी। अभी शायद 2011-12 में इजिप्ट में एक लॉ निकला है कि जी पार्टिंग सेक्स, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को 8 दिन तक उसकी बॉडी को रख सकता है और उसके साथ संभोग कर सकता है। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, देख लेना। अब फेक हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इंटरनेट पे कहीं पढ़ा था वो। मृत शरीर के साथ संभोग करना एक सत्य है जो हमारे पूर्वजों को पता था, इंटरनेट के बिना पता था। जो आज इंटरनेट के साथ हिंदू स्त्रियों को नहीं पता, वो इंटरनेट के बिना हमारी पूर्वजा माताओं को पता था। और आप कल्पना करिए ना, उनकी इंटेलिजेंस तो देखिए। आज संभोग करना एक सत्य है जो हमारे पूर्वजों को पता था, इंटरनेट के बिना पता था। जो आज इंटरनेट के साथ हिंदू स्त्रियों को नहीं पता, वो इंटरनेट के बिना हमारी पूर्वजा माताओं को पता था। और आप कल्पना करिए ना, उनकी इंटेलिजेंस तो देखिए कि अगर महारानी पद्मिनी के मृत शरीर के साथ दिल्ली की सड़कों पर संभोग हुआ होता, मेवाड़ की जनता लड़ पाती? कोई मेल अपनी मां, अपनी बहन, अपनी पत्नी और अपनी बिटिया के सेक्सुअल वायलेशन के बाद अंदर से जीवित नहीं रहता, वो मर जाता है अंदर से, इज डेड। क्योंकि द एंटायर कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ अ मेल आइडेंटिटी इज अबाउट प्रोटेक्टिंग हिज विमेन।
And when I say his women, it's not his wife, his daughter, his sister, his mom and his wife. So if उसके जीवित रहते इन चारों को किसी को सेक्सुअली वायलेशन हो गया, वो आदमी जीवित है ही नहीं, वो मर ही गया जी। तो फिर मेवाड़ नहीं लड़ सकता था इन मलेच्छों से। वो संभावना हमारी पूर्वजा माताओं ने जीवित जल के समाप्त कर दी। तुम मरे शरीर, मेरा शरीर भी नहीं मिलेगा तुमको, वरना इट इज नॉट इजी टू डाई बाय बर्निंग योरसेल्फ अलाइव। भाई तलवार से गर्दन कटवा लेती, हीरा चूस लेती, जहर खा लेती, आराम से 5 सेकंड 10 मिनट में मर जाती। इतना पेनफुल तरीका अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का क्यों चुना गया? पागल थे? सेडिस्ट थे क्या? कोई सेडिस्ट थे क्या? उनको मजा आ रहा था अपने शरीर को कष्ट देने में? नहीं। बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वैलरस, और इस जीवन की क्षणभंगुरता उनको पता थी। ये शरीर तो वैसे भी मरेगा, कोई अमर नहीं आया है, लेकिन मेरी स्वतंत्रता और मेरा स्वीकार तुझे नहीं मिलेगा, और मेरे शरीर की मूल्य पर मैं अपने देश की, अपने देश के पुरुषों की, अपने परिवार के पुरुषों का मनोबल नहीं टूटने दूंगी। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे लड़के महिलाएं 100-200 तो होती ना, कहती कि नहीं हम नहीं जलेंगी, हमें तो डर लग रहा है। होती ना 100-200, तो 10,000 में 100-200 तो विद्रोह करती। लाइन लगा के जल गई हमारी माताएं। उस त्याग को मैं भूल जाऊं गंगा जमुना तहजीब के चक्कर में? माफ करो भैया, मुझे माफ करो, मुझे मरना है और मुझे जाकर के उन पूर्वजा माताओं को अपना थोबड़ा दिखाना है। तो मैं उनको क्या मुंह लेके जाऊंगा कि मैं तो आपके सम्मान का सौदा करके गंगा जमुना तहजीब की बलिवेदी पर आपकी उसकी गर्दन काट कर आया हूं आपके सम्मान की। क्षमा करें, ये पाप मुझसे नहीं होगा। जिनको करना है वो करें जी। जिनको गंगा जमुना तहजीब की पींगे के बजानी है वो बजाएं। वो जब जाएंगे भगवान के पास और उन देवताओं के पास और उन देवी स्वरूप माताओं के पास, दे दें अपना जवाब वहां पर। और हमारे राजपूत राजा जिसे साका कहते हैं, साका होता ना जब वही राख लगाकर, हाँ, वो जब सारी रात उन अपनी माँ की, अपनी बेटी की जी उतना विभत्स, इतना भयानक वो कर्म जिसको सोच के हम सिहर उठते हैं आज। जी। अपनी माँ के वो सफेद केश जलते हुए देख रहे हो आप, जिस माँ के बुढ़ापे में आपको सेवा करनी थी, जिसके हाथ से खाना खाकर आप बड़ी हुई, जिसकी छाती का दूध पीकर आप बड़े हुए, इतना मीठा संबंध जिसके साथ है, उसको आप जला रहे हो। ये मनुष्य ताकि जो 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 घिनौनेपन की जो स्केल है, उसको स्केल ही टूट गई है। तो ये स्केल तोड़ने वाला पाप है। डॉक्टर साहब, ये तो उस राख को फिर सुबह मलकर फिर वो किले का द्वार खोल दिया करते थे। जितने मुसलमानों को मार सकते थे मार डालते थे, और उसके बाद अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। उस मरने से ही थी इनकी फटी कि यार ये पागलों को कैसे गुलाम बनाएंगे। वो स्त्रियां तो जली जो जली, ये और राख लगा अबुल फजल लिखता है, अबुल फजल अपने मेमोरीज में लिखता है, मैंने अपने 8,000 जो हिंदू सेना लड़ती है अकबर की, 80,000 सेना से 300 हाथियों के साथ अटैक किया गया था 25 फरवरी 1568 के दिन। जो सूंडे काट काट के इतनी सूंडे बिखरी पड़ी थी। अबुल फजल लिखता है कि मैंने आज तक ऐसा युद्ध न कभी देखा न कभी सुना। ऐसा लगता है आसमान से सांपों की बारिश हो रही है। इतनी सूंडे काट काट के राजपूतों ने, मुसलमानों के जो हाथी थे ना, उनकी सूंडे काट काट के उनका नाश किया था। सांपों की बारिश हो रही है। ये these were the words used by अबुल फजल। आपने ये भी कहा है कि अकबर ने ये बर्बरता करते वक्त अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए ये नाश किया, ये बर्बरता की। तो मुझसे क्यों पहले जब वो नहीं, तो ये पॉलिटिकल वॉर था या रिलीजियस? ये धर्म युद्ध था, आप कैसे मानते हैं, क्या देखते हैं इसको, पॉलिटिकल या रिलीजियस?
पॉलिटिक्स क्या मतलब, पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है? पॉलिटिक्स होती है सत्ता के लिए होती है ना। हाँ तो पॉलिटिक्स अगर सत्ता के लिए होती है तो फिर जब आप जिन लोगों को जीतते हो, आप उन लोगों को अपना सब्जेक्ट बनाते हो करेक्ट, या आप उनका स्लॉटर करते हो। अगर आप पॉलिटिकल, क्योंकि इसी को बाद में सेक्युलर रंग दिया गया ना। नहीं, इसको सेकुलर रंग कैसे दे सकते हो आप? ये तो देने वाले की मक्कारी, और हम हिंदू इंटेलिजेंस की जो उसको स्वीकार कर, वही 1000 साल की गुलामी का झूठ। जी। भाई वो फैक्चुअल है क्या? हम्म। अगर 1000 साल की गुलामी होती तो हम हिंदू होते क्या? अगर ये वॉर पॉलिटिकल था तो फिर एक दिन के अंदर 1-1 लाख लोगों के मर्डर्स क्यों किए गए? जी। ये पॉलिटिकल नहीं था, ये दहशत थी। क्योंकि दहशत के ऊपर, उस भय के ऊपर आपको दोहन करना था जो रिसोर्सेज है उनका। हम्म। क्योंकि खुद को तो धनोपार्जन आता नहीं है। भाई अरब में क्या था आज से 70-80 साल पहले? ये काला सोना जी, ये भी गोरे ने निकाल के दिया इनको। तब तक तो खाने के लाले थे इनके पास में। भी क्या उगता है? चावल उगता है वहां? मक्का उगती है? क्या उगता है बताओ ना मुझे मिडिल ईस्ट में। आज से 80 साल पहले हाँ। क्या था? नथिंग। क्यों आते थे यहाँ? भूखमरी से बचने के लिए आते थे। हम्म। और भूखमरी से बचना था तो इस सिस्टम को अपनाते। लेकिन उन्होंने। लेकिन आप अपनी दरिंदगी, अपनी वहशत, अपने प्रिंसिपल देख। मैं तो कई बार पूछता हूँ कि आर रेप एंड मर्डर रिलीजियस एक्टिविटीज? क्या हत्या और बलात्कार धार्मिक गतिविधि है? ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। जी। तो जब इस मानसिकता के साथ आप आते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हो, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्टेड है। वो तो अरे भाई मैं तो, चलो मैं तो हिट मॉन्गर हूं, मैं तो आरएसएस का आदमी हूं। आप बाबरनामा पढ़ लीजिए ना, वो जो खुद लिखता है। औरंगजेब की पढ़ लीजिए ना कि मैं गाजी बनूंगा, मुझे जन्नत नशीं होना है, मुझे जन्नत में जगह मिलेगी, मैंने इतने हिंदुओं का कत्ल करवाया, मैंने इतने मंदिर तोड़वाए। तो इसको अगर आप पॉलिटिकल कहते हो तो भैया इतने लंबे हाथ जोड़े मैंने, मेरे को पॉलिटिक्स से मैंने। जी। और जो कहता है उसके उसकी बुद्धि का उपचार होना चाहिए। लेकिन उस समय अकबर के दरबार में उनके साथ तो हिंदू लोग भी काम किया करते थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर तोडरमल जी, और क्या उनसे कहते क्या हैं फर्क पड़ता है? भगवान दास जी। तो वो हिंदू होकर ये देख गए कि आप अपने हिंदू भाई बहनों का गला काटा जा रहा है, कुछ किया क्यों नहीं अब वो तब? व्यवस्था थी, वो ऐसी भाई क्या व्यवस्था? 700-800 साल हो चुके थे, थक जाता है समाज लड़ते लड़ते। आज इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर में मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया ना। किस आधार ये पर बात बनाया अलग गया? है। नहीं भाई, क्यों? क्वालिफिकेशन क्या थे उसके? वो अपीसमेंट वो शुरू से चल रहा है। वो मानसिकता होती है कि यार शायद इसको, चलो एक जो घर के अंदर जो सबसे बदमाश और जो बिगड़ा बच्चा होता है, हम्म। अब सब लोग घर के लोग उसको टॉलरेट करते हैं ना कि चलो यार कोई बात नहीं, इसकी बदतमीजी टॉलरेट कर लो, शायद इससे सुधर जाएगा। हम्म। उसको पैन इंडिया स्केल पे देखा जाए तो वही है। अपीसमेंट का क्या मतलब होता है? अपीसमेंट यही तो होता है ना कि उसकी नाजायज स्वीकार, उसकी जो अ, अन्यायपूर्ण जो मांग है उसको भी स्वीकार किया जा रहा है। जी। इस देश से इस विचारधारा ने 5 लाख कश्मीरियों का उनके घरों से निष्कासन किया। जी। उसके बाद कुछ बच जाता है क्या कहने को? उसके बाद कुछ बच जाता है कहने को तो मुझे बता दो कि डॉक्टर रत्न, उसके बाद भी बहुत कुछ कहने को बचता है। इसके बाद भी मैं मानती हूँ कि नहीं नहीं, भाईचारा संभव है। एक बात पूछूं मैं आपसे, हम चित्तौड़ और मेवाड़ की बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंटली चित्तौड़ ही क्यों? भारत ने पहले भी इन्वेजन्स देखे हैं, लेकिन जौहर और साका की जो हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ इतना प्रोमिनेंट क्यों है? चित्तौड़ वॉज द कैपिटल ऑफ द हिंदू रेजिस्टेंस। आप चित्तौड़ गई हैं? और हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली राजपूतों के ताप से। बट ये सब हिस्ट्री बुक्स में क्यों नहीं है फिर? इसलिए खिलजी के नहीं है बारे में, तुगलक के बारे इसलिए में, नहीं है लेकिन क्योंकि, बप्पा रावल के बारे में नहीं है। अरे भाई जब आपको ताकत तलवार से ये लोग नहीं गुलाम बना पाए तो आपके हिंदुओं बुद्धिजीवियों की, इस देश के जेएनयू में, इस देश की यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों की निष्ठाएं खरीदी गई। सिंगल मॉल्ट विस्कियां, फर्स्ट क्लास एयर ट्रेवल, रात की अय्याशियां, ये सब उनको मुहैया कराकर इतिहास का पूरा पाठ्यक्रम बदला गया। तो अगर आपका ग्लोरी, आपकी आपके पूर्वजों का शौर्य आपको पता लग जाएगा तो हम यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह जिएंगे क्या? हम भी सर उठाकर जिएंगे ना।
पर अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि तुम तो गुलामों की औलाद ही हो। तो वो तो वहीं पर डिसआर्म हो गया ना, वो समाज को वहीं पर डिसआर्म कर दिया गया। और कोई इंटेलिजेंट करेजियस इस बात का इंटरोगेशन ही नहीं हो रहा है। भाई मैं तो खुला हर मंच से इनकी यूनिवर्सिटियों में जा जाकर हर टीवी पॉडकास्ट पे खुली चुनौती देता हूं वामपंथियों को, आओ तुम्हारी माँ का दूध पिया है तुमने, तो मैंने तो मेरी माँ का दूध पिया, तो मैं तो कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा जो इंटरप्रिटेशन खानवा के युद्ध का, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन बाबर का, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन औरंगजेब का सफेद झूठ है। आप देखिए 712 में पहला इस्लामी आक्रमण भारत पर हुआ। उसके बाद इस देश की हिस्ट्री की बुक आपको कहां ले जाके खुलती है आंख आपकी। थोड़ा सा गजनी को रेफरेंस आता है 1000 एडी के आसपास, 1192 बैटल ऑफ तराइन। 712 से 1192, 480 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 500 ईयर्स। इस 500 ईयर्स में क्या हुआ था यहाँ पर? ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? 500 साल की देश गायब हो गया था। 500 वर्षों के लिए भारत नाम की चीज मंगल ग्रह में चली गई थी। वही तो बात है ना सर, टेलीपोर्ट हो गया था क्या? ललितादित्य मुक्तापीड़, बापा रावल, रावल खुमाड़, रावल अल्लड़, रावल जैत्र सिंह, रावल शक्ति कुमार, जय भट्ट, नाग भट्ट, पुलकेशी राजा, सोलंकी राजा, शाहिया वंश, रावल समर सिंह, रावल जैत्र सिंह, नाम सुने इनके कभी आपने? अगर ये नाम सुन लेंगी तो आपको 500 वर्ष का कालखंड का पता लग जाएगा कि अरब इस्लाम भारत में आकर पराजित हुआ था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रिटिश हिस्टोरियन इयन ऑस्टिन अपनी बुक में लिखता है दैट अरब इस्लाम वाज डिफीटेड बाय द हिंदूज। और आपको पता लगेगा हिंदू तो 5000 साल तक गुलाम थे। अब तुमने 500 साल का तो तुमने इतिहास ही गायब कर दिया। मुझे तो 1000 साल का फिगर कहां से आया ये समझ में नहीं आई आज तक बात। अगर 1192 से मान लो हिंदुओं की गुलामी का दौर शुरू हुआ, उस पर दूसरी बुक लिख रहा हूं मैं, द लाई कॉल्ड दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ, वो उसमें अलग कहानी है। पर चलिए 1200 से लेकर के अभी भी हो जाए, मतलब 1700 समथिंग तक इनका राज चला ना, 1707 तक। तो ये तो 500 वर्ष का कालखंड होता ना, 1000 साल कौन सी गुलामी थी? तुम्हारा इतिहासकार, अरब इतिहासकार बालाधुरी लिख रहा है कि हिंदुस्तान पर फिर से कुफ्र नाफिस हो गया और इस्लाम मंशूरा के शहर तक, सिंध नदी के पश्चिमी किनारे तक सिमट कर रह गया। ये हिटमोंगर नहीं लिख रहा, हिटमोंगर हिस्टोरियन नहीं लिख रहा है, ये इनका हिस्टोरियन को कोट कर रहा हूं मैं। तो झूठ और प्रपंच का नाटक और पूरा ड्रामा है ये पूरा। इनको कोई लज्जा भी नहीं है, निर्लज्ज किस्म के लोग हैं ये वामपंथी। आत्मा का सौदा करके बैठे हैं, बेच चुके हैं। इनको रात को दारुएं पीनी है, इनको 5 स्टार होटलों के कमरों की बदबुओं में जीना है, इनको दूसरी परिस्थितियों को शोषण करने में जो इनको सुख मिलता है, ये इनकी दुनिया है। ये व्यभिचारी लोग हमारे सात्विक, त्यागी और महान पूर्वजों की चरित्र को क्या समझेंगे? कहाँ महाराणा प्रताप, जिन्होंने झुकने से मना कर दिया और हमेशा तुर्क करके बुलाया उन्हें, है ना, अकबर को, धर्म के लिए इतना अटूट विश्वास। तो ये जो होना था वो वही हुआ हमारे साथ। The greatest social experiment that was conducted in entire Bharatvarsh was by the great Sisodia Rajputs of Mewar. भाई आप वो एम्बलम, मैं जब ये इसको पॉडकास्ट को आप टेलीकास्ट करूं ना, तो आप वो एम्बलम प्लीज मैं आपको भेज दूंगा, उसको डिस्प्ले करना। आज भी मेवाड़ के एम्बलम में एक तरफ भील है, एक तरफ राजपूत है। ऐसा नहीं कि भील 2 इंच नीचे हो, बराबर है बिल्कुल। तो आप तो कहते हो कि हमारी तो सोसाइटी बड़ी फ्यूडल थी जी, हम तो कास्ट सिस्टम में विश्वास मैं भी आपको यही पूछने वाली थी कि ये जो एपोलोजेटिक्स है, ये जो एट्रोसिटी लिटरेचर है, ये मेरा जो मेवाड़ का एम्बलम है वो तो उसको झुठलाता है बिल्कुल। भाई एक राजघराने का एम्बलम उस राजघराने का सबसे बड़ा प्रतीक होता है।
वो फाड़ फाड़ के गला फाड़ फाड़ के कह रहा है कि भाई हम भील और राजपूत एक माँ की संतानें हैं और हम दोनों का दायित्व है कि इस देश और धर्म की हम रक्षा करेंगे, और ये देश और धर्म की रक्षा की। बप्पा रावल का राज्याभिषेक राजा मंडलिक ने किया था, जो कि भील थे। आज तक उदयपुर महाराणा का राज्याभिषेक एक भील ही करता है, ये ट्रेडिशन है वहां पर आज भी जी। मुझे नहीं पता सोशल सामाजिक समरसता पर इससे बड़ा कोई एक्सपेरिमेंट कहीं पूरे विश्व में कभी कंडक्ट किया गया हो तो। Absolutely. विलक्षण कहानी है, इसीलिए महाराणा प्रताप पर एक मूवी बननी चाहिए। और ये जो बॉलीवुड के भांड जैसी पिक्चरें बनाते हैं इस तरह की नहीं, हमें एक 200-250 करोड़ रुपए का बजट, पैसा जिस दिन आया मेरे पास में समाज ने दिया। आप बनाएंगे 100%। मैं तो पैसे की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जी। स्क्रिप्ट तैयार है, स्क्रीन प्ले तैयार है, मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या बनाना है जी। लेकिन फंड्स की कमी के कारण हम लोग रुके हुए हैं। कोई नहीं सर, आ जाएगा। आ जाएगा, आयु तो निकल रही है धीरे नहीं नहीं, आ जाएगा। इस पे महाराणा प्रताप पे भी पिक्चर बनेगी। महाराणा प्रताप के ऊपर 250 करोड़ की पिक्चर जिस दिन बन गई राव्या, उस दिन हिंदू समाज परमानेंटली इंडिपेंडेंट, परमानेंटली स्वतंत्र हो जाएगा जी। ये मैं बता देता हूँ आपको। जी। कास्ट की बात करते हैं हम, और 500 साल पुराना वगैरह वगैरह, लेकिन भील और राजपूत ही ऐसे थे जो दे वर स्टैंडिंग अगेंस्ट अकबर। यस, अगेंस्ट दोस डेथली विचारधारा जो थी। हाँ, देयर वुड बी नो महाराणा प्रताप without Bhils, yes. without Bhils. And understand this one thing, the beauty of this whole arrangement, the lowest in the social cadre, भाई राजपूतों और भीलों के बीच में ब्राह्मण आते हैं, बल्कि ब्राह्मण तो ऊपर थे जी। बनिए थे। महेश्वरी आशा देवपुरा कौन थे? आशा देवपुरा was the incharge, महेश्वरी incharge of कुंभलगढ़। See, we only don't know. Yes, you don't know because it has been erased. I don't know. You will read this in the book. Okay. It is written there. So he was the in charge of the Kumbhalgarh fort. What is the meaning of in charge? वो क्या बही खाते पढ़ रहे थे क्या वहां पर? He was a warrior जी। defending the Kumbhalgarh fort. तो starting from Brahmins to Rajputs to Baniyas to Charans to Kayas जी। to Telis to Luhars, जाट्स, यादव्स, कुर्मी, गुज्जर से भी नीचे भील समाज। अब महाराणा प्रताप तो कहते हैं मैं तो खाना ही भीलों के साथ खाऊंगा, और पूरा जीवन भीलों के साथ में बिताया जिस आदमी ने, इससे बड़ी क्या ब्रिजिंग होगी मुझे बता दीजिए आप। इससे बड़ी क्या सिंबलिज्म होगा, क्या मैसेज होगा, that the highest in that society is moving around with the lowest in the society, so called lowest. lowest कोई थे नहीं, क्योंकि अगर lowest अगर मन में भी मानते तो फिर वो थोड़ा सा नीचे रखते हैं ना भीलों को जी। भी बराबर रखा है, साथ में ही खाना, साथ में उठना, साथ में। बस वो विवाह तो राजपूतों के हमसे चारणों से भी नहीं होते थे। हम लोग क्षत्रिय हैं लेकिन चारणों में राजपूतों में विवाह नहीं होते, तो वो एक सोशल कस्टम था वो निभाया। बाकी खाना पीना, राज्य जागीरें देना, उनको सम्मान देना, उनके साथ उठना बैठना। डॉक्टर साहब, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में जो टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा है कि अकबर ने जीता, है ना? अच्छा, लेकिन इन बातें बता दें मुझे। लेकिन आप कहते हैं कि पहले ही धूल चटा दी थी अकबर को महाराणा प्रताप में। हाँ, उसका मतलब सिंपल लॉजिक है ना उसके पीछे। भाई आप मुझे इसका जवाब दे दे तो मैं भी मान जाऊंगा कि जीता। यहाँ मैं कोई प्रताप का फेवरेटिज्म के कारण नहीं बोल रहा हूँ जी। अभी डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा है, बहुत प्रामाणिक विचारक हैं और अच्छे शोधकर्ता हैं। उन्होंने लगभग 10 वर्ष पहले वहां एक ताम्रपत्र मिले हैं, मोंगर हिस्टोरियन नहीं लिख रहा है, ये इनका हिस्टोरियन को कोट कर रहा हूं मैं। तो झूठ और प्रपंच का नाटक और पूरा कोई ड्रामा है ये पूरा जी। इनको कोई लज्जा भी नहीं है, निर्लज्ज किस्म के लोग हैं ये वामपंथी। आत्मा का सौदा करके बैठे हैं, बेच चुके हैं। इनको रात को दारुएं पीनी है, इनको 5 स्टार होटलों के कमरों की बदबुओं में जीना है, इनको दूसरी परिस्थितियों को शोषण करने में जो इनको सुख मिलता है, ये इनकी दुनिया है। ये व्यभिचारी लोग हमारे सात्विक
त्यागी और महान पूर्वजों की चरित्र को क्या समझेंगे? जी, कहाँ महाराणा प्रताप कहाँ जिन्होंने प्रताप का झुकने वो से मना कर दिया और हमेशा तुर्क करके बुलाया उन्हें, है ना, अकबर को, धर्म के लिए इतना अटूट विश्वास। तो ये जो होना था वो वही हुआ हमारे साथ। The greatest social experiment that was conducted in entire Bharatvarsh was by the great सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़। भाई आप वो एम्बलम, मैं जब ये इसको पॉडकास्ट को आप टेलीकास्ट करूं ना, तो आप वो एम्बलम प्लीज मैं आपको भेज दूंगा, उसको डिस्प्ले करना। आज भी मेवाड़ के एम्बलम में एक तरफ भील है, एक तरफ राजपूत है। ऐसा नहीं कि भील 2 इंच नीचे हो, बराबर है बिल्कुल। तो आप तो कहते हो कि हमारी तो सोसाइटी बड़ी फ्यूडल थी जी, हम तो कास्ट सिस्टम में विश्वास मैं भी आपको यही पूछने वाली थी कि ये हम जो कास्ट एपोलोजेटिक्स सिस्टम की है, बात ये जो करते हैं। एट्रोसिटी लिटरेचर है, ये मेरा जो मेवाड़ का एम्बलम है वो तो उसको झुठलाता है बिल्कुल। भाई एक राजघराने का एम्बलम उस राजघराने का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। वो फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के कह रहा है कि भाई हम भील और राजपूत एक मां की संतानें हैं और हम दोनों का दायित्व है कि इस देश और धर्म की हम रक्षा करेंगे। और ये देश और धर्म की रक्षा की बप्पा रावल का राज्याभिषेक राजा मंडलिक ने किया था, जो कि भील थे। आज तक उदयपुर महाराणा का राज्याभिषेक एक भील ही करता है, ये ट्रेडिशन है वहां पर आज भी जी। मुझे नहीं पता सोशल सामाजिक समरसता पर इससे बड़ा कोई एक्सपेरिमेंट कहीं पूरे विश्व में कभी कंडक्ट किया गया हो तो Absolutely. विलक्षण कहानी है। इसीलिए महाराणा प्रताप पर एक मूवी बननी चाहिए। और ये जो बॉलीवुड के भांड जैसी पिक्चरें बनाते हैं इस तरह की नहीं, हमें एक 200-250 करोड़ रुपए का बजट, पैसा जिस दिन आया मेरे पास में समाज ने दिया। आप बनाएंगे 100%। मैं तो पैसे की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जी। स्क्रिप्ट तैयार है, स्क्रीन प्ले तैयार है, मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या बनाना है जी। लेकिन फंड्स की कमी के कारण हम लोग रुके हुए हैं। कोई नहीं सर, आ जाएगा। आ जाएगा, आयु तो निकल रही है धीरे नहीं धीरे। नहीं, आ जाएगा। इस पे महाराणा प्रताप पे भी पिक्चर बनेगी। महाराणा प्रताप के ऊपर 250 करोड़ की पिक्चर जिस दिन बन गई राव्या, उस दिन हिंदू समाज परमानेंटली इंडिपेंडेंट, परमानेंटली स्वतंत्र हो जाएगा जी। ये मैं बता देता हूँ आपको। जी। कास्ट की बात करते हैं हम, और 500 साल पुराना वगैरह वगैरह, लेकिन भील और राजपूत ही ऐसे थे जो दे वर स्टैंडिंग अगेंस्ट अकबर यस, एट दैट अगेंस्ट टाइम। दोस डेथली विचारधारा जो थी। हाँ, देयर वुड बी नो महाराणा प्रताप विदाउट भील्स। यस, विदाउट भील्स। and understand this one thing, the beauty of this whole arrangement, the lowest in the social cadre, भाई राजपूतों और भीलों के बीच में ब्राह्मण आते हैं, बल्कि ब्राह्मण तो ऊपर थे जी। बनिए थे। महेश्वरी आशा देवपुरा कौन थे? आशा देवपुरा was the इंचार्ज, महेश्वरी इंचार्ज ऑफ कुंभलगढ़। See, we only don't know. Yes, you don't know because it has been erased. I don't know. You will read this in the book. Okay. It is written there. So he was the in charge of the Kumbhalgarh fort. What is the meaning of in charge? वो क्या बही खाते पढ़ रहे थे क्या वहां पर? He was a warrior जी। defending the Kumbhalgarh fort. तो starting from Brahmins to Rajputs to Baniyas to Charans to Kayas जी। to Telis to Luhars, जाट्स, यादव, कुर्मी, गुज्जर से भी नीचे भील समाज। अब महाराणा प्रताप तो कहते हैं मैं तो खाना ही भीलों के साथ खाऊंगा, और पूरा जीवन भीलों के साथ में बिताया जिस आदमी ने, इससे बड़ी क्या ब्रिजिंग होगी मुझे बता दीजिए आप। इससे बड़ी क्या सिंबलिज्म होगा, क्या मैसेज होगा that the highest in that society is moving around with the lowest in the society, so called lowest. lowest कोई थे नहीं, क्योंकि अगर lowest अगर मन में भी मानते तो फिर वो थोड़ा सा नीचे रखते हैं ना भीलों को जी। भी बराबर रखा है, साथ में ही खाना, साथ में उठना, साथ में। बस वो विवाह तो राजपूतों के हमसे चारणों से भी नहीं होते थे। हम लोग क्षत्रिय हैं लेकिन चारणों में राजपूतों में विवाह नहीं होते, तो वो एक सोशल कस्टम था वो निभाया। बाकी खाना पीना, राज्य जागीरें देना, उनको सम्मान देना, उनके साथ उठना बैठना। डॉक्टर साहब, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में जो टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा है कि अकबर ने जीता,
है ना। अच्छा, तो लेकिन 3 बातें बता दे मुझे। वो 3 लेकिन आप कहते हैं कि पहले ही धूल चटा दी थी अकबर को महाराणा प्रताप ने। हाँ, उसका मतलब सिंपल लॉजिक है ना उसके पीछे। हम्म। भाई आप मुझे इसका जवाब दे दे तो मैं भी मान जाऊंगा कि फिर जीता। यहाँ मैं कोई प्रताप का फेवरेटिज्म के कारण नहीं बोल रहा हूँ। जी। अभी डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा है, बहुत प्रामाणिक विचारक हैं और अच्छे शोध करता है। उन्होंने लगभग 10 वर्ष पहले वहाँ एक ताम्रपत्र मिले हैं हम्म। 1576 की सितंबर के, जून 1576 के अंदर तो लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी की और प्रताप हार गए थे, ठीक है, जी अकॉर्डिंग टू दीज थग्स। जी। तो फिर सितंबर 1576 में ऊंदरी और मोही और उस तरह के 4-5 गांवों में महाराणा प्रताप के साइन की जागीरी के पेपर्स कहाँ से आए? वो किसी को जागीर दे रहे हैं राजपूतों को। तो लैंड रेवेन्यू जो रिकॉर्ड्स होता है वो तो सबसे प्रामाणिक रिकॉर्ड मानते हैं, ये वामपंथी भी मानते हैं उसको। तो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के आसपास के एरिया की जागीरें बांट रहे थे तो कौन हारा था, कौन जीता था? तो अब दूसरा, अगर अकबर 1576 जून में जीत गया था तो 1577 की जनवरी में क्या झक मारने के लिए आया था? नहीं, पर सवाल फिर यही आता है ना कि टेक्स्ट बुक से गायब है। फिर आप नहीं, बोलोगे वो तो कि मैं ये तो तो कह इस रहा हूँ ना, तरीके से तो मैं तो सब मेरी कुछ ही गायब कर दिया है। तो भाई कर दिया तो गायब कर दिया तो भगवान महादेव ने इंटरनेट भेज दिया ना। हम बुक्स को बाईपास करके सच बता रहे हैं समाज को। इसीलिए मैं बता रहा हूँ वो मूवी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। आप दूसरी बात ये कह जो रहे गंदगी है ना, जो बुक्स इस देश में जो गंदगी जो है, हैं। जी जो इतिहास का जो करिकुलम है, वो गटर का कूड़ा है। वो आज की तारीख में वो गटर से भी ज्यादा नीचे अपमानजनक है, क्योंकि झूठ जो होता है वो गटर में सच्चाई तो है ना। भाई गटर चाहे हमारी भिष्टाई चाहिए लेकिन रियलिटी तो है ना वो। जी। ये तो झूठ है। तो उस गटर के सामान को इस देश में जिसको इतिहास पढ़ाया जा रहा है, वो गटर का मटेरियल है, उसको बाईपास करने के लिए हमें चाहिए कि हम इंटरनेट का वो समय का उपयोग करें, ऐसी पॉडकास्ट करें, हजारों लोग सत्य बोलें और एक महाराणा प्रताप पर 250 करोड़ रुपए की एक मूवी बनाई जाए। बनेगी सर, लेकिन दैट इज द ओनली वे टू एस्टेब्लिश ट्रूथ। सर कहीं ना कहीं आप एक टर्म यूज करते हैं हिंदू एलिट, और आप हिंदू एलिट को कॉकरोचेस बोलते हैं। हाँ। क्योंकि वो हमारे जो पूर्वज हैं उन्हीं की त्याग का हाँ मजाक उड़ाते हैं। हाँ हाँ भाई, मैंने बताया ना, ये जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, पॉलिटिकल The साइंस same के, ये राजस्थान हिंदुस्तान की जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से खूब मेरा पाला पड़ा इनसे। ये कॉकरोच से भी गए गुजरे थे जी। कॉकरोच तो बेचारा कॉकरोच है, उसको तो भगवान ने जन्म ही उसे ऐसा दिया है। ये मनुष्यों के रूप में कॉकरोच है। क्योंकि लेट अस नॉट स्प्रेड द डिबेट, चलिए डिबेट को फैलाते नहीं है, बहुत सीमित सी बात करते हैं। 500 वर्ष के कालखंड का इतिहास कहाँ है? वो तो आप महिला हैं और मैं एक सर्विस बताऊं, माँ बहन की गालियां देकर के पूछने का मन करता है मेरा। मुझे बताओ तुम हराम के जनों की 712 पहला इस्लामी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा से 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराई मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजय होती है पृथ्वीराज चौहान की। इस 480 वर्ष के कालखंड में क्या घटा इस देश के अंदर? प्लीज मुझे बता दीजिए आप। कौन सी हिस्ट्री बुक है जो बप्पा रावल को मेंशन करती है? कौन सा हिस्ट्री का करिकुलम है जो रावल खुमाण के बारे में बताता है, जिसके ऊपर 20 पन्ने कर्नल टॉड ने लिखे हैं? ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता था इस देश के इतिहासकारों को खुमाण के बारे में। श्यामल दास जी ददवाड़िया की जो मोस्ट प्रामाणिक मेवाड़ की पुस्तक है, उसमें रावल खुमाण के ऊपर पूरा वर्णन है। जी। महाराणा हम्मीर सिंह का पूरा वर्णन कहां से गायब हो गया? रावल